इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे, और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम TRF है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब UPA सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक TRF ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने TRF को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में। इसकी क्या वजह थी? मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते, उनकी तारीफ करते हो? कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है। ये भारत ने करके दिखाया है। मोदी जी की नीति और सेना की रणनीति काम आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहूंगा, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस समय हिमाचल के प्रभारी थे। कारगिल के युद्ध में वो उस समय भी सेना के जवानों का हाल पूछने कारगिल गए थे, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, सेना को सशक्त भी किया। और मैं एक बात कहूंगा, एक और भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर आप लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे?
ये आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशनल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई का माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से भारतीय सेना भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं, वो एलओपी से किरण जी पूछ रहे हैं भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओपी कहना शुरू करना पड़ेगा।